Dear students, today I am going to explain you a very important topic of electricity, that is three-phase induction motor. ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे मोटर दैट इज सिंपली इलेक्ट्रिक मोटर। हम लोग मोटर का इस्तेमाल हमेशा अपने घर में भी करते हैं। आप पानी को अगर आपको खींचना है, ड्रॉ करना है ना, तो आप मोटर ऑन करते हो, पानी आपको मिल जाती है। तो मोटर का इस्तेमाल अलग अलग जगह पे हम लोग उसे किसी चीज़ को पुश करने में, पुल करने में अगर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज़ वेरी पावरफुल एंड इफ़िशियंट इलेक्ट्रिक मोटर। ये जो थ्री फेज है मोटर तो बहुत तरह की होती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बेसिकली जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, और इंडक्शन का मतलब है, देखो इंडक्शन वर्ड यूज़ किया है तो नेचुरली आप समझ सकते हो कि इसमें कहीं ना कहीं इंडक्शन, वो माइकल फैराडे की जो प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल है। तो ये जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जाती है। इट्स अ वेरी पावरफुल, बहुत ही इसकी ताकत ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है, एंड इफिशियंट इलेक्ट्रिक मोटर। इट इज़ यूज इन लार्ज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा अगर हमें हॉर्स पावर चाहिए तो उस केस में हम लोग बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में जो बड़ी बड़ी मोटर्स होती है ज़्यादा हॉर्स पावर की, उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियल में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपको कहीं से पानी ड्रॉ करना है ना, तो उसमें आप कमर्शियल में भी आप इसका इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इन नटसेल आई कैन से यू कि ये इंडक्शन मोटर काफ़ी पावरफुल है, इसकी काफ़ी शक्ति ज़्यादा है। लेट अस सी द प्रिंसिपल। इस आखिर ये किस नियम पे आधारित है? इसका जो कोई ना कोई साइंस का जो नियम होता है जो इसको गवर्न करता है, वो क्या है? तो इसकी जो प्रिंसिपल है बहुत सिंपल है। एज आई टोल्ड यू, इंडक्शन इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जो ट्रांसफार्मर में मैंने देखा था, म्यूचुअल इंडक्शन, जब एक कॉइल में करंट जो है, एसी करंट जो है, वो अगर उसको चेंज करती है, वैरी करती है, अल्टरनेट होती है ना, सिनुसोइडली वो मूव चेंज करती है, तो नेचुरली है उससे बिना कांटेक्ट में रहते हुए बगल वाले कॉइल में भी एक एसी करंट इंड्यूस हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो ऐसा ही कुछ फिनोमेनन है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड लेंजेज लॉ। लेंजेज लॉ क्या कहता है कि अगर किसी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, तो वो करंट की दिशा इस प्रकार होगी कि उससे बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो ऐसा, उसकी दिशा ऐसी होगी, उसके बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड किसका विरोध करेंगे? वो विरोध करेंगे। किसका विरोध करेंगे? तो जो इसका कारण बना, तो उसका कारण कौन बना? सपोज एक कॉइल है और ये दूसरे कॉइल, ये कॉइल्स के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना। तो ये जो प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी हुआ, ये प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें बना म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, उसकी दिशा, उसकी जो इसमें करंट जो इंड्यूस होगी, उसकी दिशा इस प्रकार होगी कि इसमें जो वेरिएशन है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसमें इंड्यूस करने के लिए करंट, उस मैग्नेटिक फील्ड उस चेंज का विरोध करेगा। वो ये चाहेगा कि ये जो इसमें इंड्यूस करंट पैदा किया जा रहा है वो ना हो, मतलब वो इसमें जो चेंजेस हो रही है, इसमें क्या चेंजेस हो रही है? इसका मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है इसमें, है ना, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है उसका विरोध करेगा ये। तो इसमें जो दिशा बनती है, डायरेक्शन बनती है इंड्यूस करंट की या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की, जो भी है, उसकी दिशा उस प्रकार होगी कि ये इसका विरोध करेगा जो इसका कारण बना। तो अपने कॉज का कहते हैं, इट ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज, है ना। तो जो उसका कारण बन रहा है उसी को विरोध करने लगता है। ओके, so basically the principle of electromagnetic induction is very simple, straightforward. ये म्यूचुअल इंडक्शन प्लस लेंजेज लॉ पे आधारित है। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन साइड पे आते हैं। इसकी बनावट क्या होती है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो कंस्ट्रक्शन में देखो, इट कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट्स। इसका बेसिकली, वैसे बहुत सारी उसकी कवर वगैरह होती है ना, तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा। बेसिकली जो इसका जो वर्किंग जो पार्ट्स है ना, वो बेसिकली मेनली टू पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट का नाम है स्टैटर, दूसरा का नाम है रोटर।
अब ये स्टेटर क्या है, ये देखो मैंने स्टेटर का डायग्राम ड्रॉ किया है। स्टेटर थोड़ी सी देखने में कॉम्प्लेक्स लग रही है, बट आई विल एक्सप्लेन यू। स्टेटर क्या है पहले समझ लो। इट इज़ स्टेशनरी पार्ट। सबसे पहले स्टैट का मतलब ही है स्टेशनरी पार्ट। स्टैट से ही बना है स्टेशनरी पार्ट। तो ये हमें ये रुका हुआ पार्ट होता है ना, ये स्टेशनरी पार्ट है ना, ये मूव नहीं करता है। दूसरी बात, इट इज़ मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ स्टैम्पिंग्स with different slots for 3-phase windings connected to 3-phase AC supply। इसे समझना है आपको। तो ये जो आप देख रहे हो, हमने क्या ड्रॉ किया है, ये जो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वाइंडिंग है। हम कॉइल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ये कॉइल है ना, ये कॉइल हुआ, दूसरा कॉइल हुआ, तीसरा कॉइल, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने एग्जांपल दिया है अलग अलग तरह के मोटर में अलग अलग नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे, कहीं 12 भी होंगे, कहीं दूसरे नंबर भी हो सकते हैं। हमने एक एग्जांपल दिया है कि हमने 12 कॉइल लिया है, सिंपल बात है। तो ये जो कॉइल है, जो वाइंडिंग्स है, ये वाइंडिंग्स को अगर बेस होगा तो ये क्या है, ए नंबर ऑफ स्टैम्पिंग्स विद डिफरेंट स्लॉट्स। ये अलग अलग स्लॉट में ये कॉइल वाइंडिंग जो की जाती है, तो ये स्टैम्पिंग्स अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ बहुत सारे स्टैम्पिंग्स होती है और जिसमें स्लॉट बने होते हैं, जिसपे आप ये 3 फेज वाइंडिंग्स करते हो। ये 3 फेज वाइंडिंग तो क्लियर है, ये 3 फेज क्या है वो अभी हम बताते हैं। तो फॉर 3 फेज वाइंडिंग्स, ये वाइंडिंग इसको 3 फेज वाइंडिंग्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? वाइंडिंग तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंपल वाइंडिंग है, मतलब कॉइल है, एक कॉइल, 2 कॉइल दिए, एक कॉइल है, सिंपल कॉइल है। हमने एक वायर को लिया, इस तरह से हमने उसको लपेट दिया तो कॉइल बन गया। तो ये वाइंडिंग सिंपल है, लेकिन 3 फेज हम आपको समझाते हैं। वाइंडिंग्स कनेक्टेड टू 3 फेज AC सप्लाई। और ये जो 3 फेज AC सप्लाई, ये जो आप देख रहे हो AC जो सप्लाई, AC तो हमको पता है, एक AC करंट आती है, हमारे घर में भी AC करंट आती है, लेकिन ये 3 फेज AC सप्लाई क्या है उस पर गौर करेंगे। देखो हमारा जो सपोज करंट है, सपोज इस तरह से आ रही है, ये सपोज AC है ना, AC हमारा करंट ऐसे आ रहा है, मतलब एक समय में सपोज इसका ये 0 से शुरू हो रहा है ना, ये AC सप्लाई है। अगर हम एक ऐसा, हम 3 तरह का AC इस तरह से बनाए कि 3 तरह का AC बनाए कि ध्यान से देखो, ये और ध्यान से देखो, ओके, ये सब AC है, सब AC है। लेकिन एक इनिशियल टाइम में आप देखो, इनिशियल टाइम में हर की फेज अलग है। इस AC का काम, इस AC का फेज यहाँ पे है, यहाँ से शुरू हो रही है। इस AC का जो बिगनिंग कहाँ है, यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब लगभग यहाँ से शुरू हो रहा है। और इस AC का बिगनिंग यहाँ से हो रहा है, मतलब नीचे से हो रहा है। तो आप देखो 3 तरह की AC आपको मैंने बनाया, तीनों का फेज अलग है ना। इसका फेज अलग है, फेज मतलब पोजीशन, है ना। आपको बताया था ना कि एक जो भी AC होती है ना, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई कहते हैं, इसको कहते हैं 2 पाई। और ये 2 पाई हुआ तो ये पाई हुआ, और ये पाई/2 हुआ, सिंपल। तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ है, ये पार्टिकल यहाँ है, तो हम कहेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस 2 पाई है। अगर एक यहाँ है तो हम कहेंगे पाई है। तो ये तो पोजीशन है, अलग अलग पोजीशन पे पाई का वैल्यू बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ ये 3 अगर आपको पास AC करंट है, AC सप्लाई है, एक पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे हम देख रहे हैं कि एक AC में पार्टिकल यहाँ है, तो दूसरे पार्टिकल AC यहाँ है, दूसरे AC में तीसरे AC में पार्टिकल यहाँ है। तो आप देखोगे कि जो फेज, इसको कहते हैं पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, अलग अलग हो जाती है, तीनों में अलग है। तो हम कहेंगे कि तीनों का फेज अलग है, तीनों का फेज अलग है। तो हम इसी तरीके के 3 तरह के अलग अलग फेज वाले AC हम इसमें सप्लाई करते हैं। इसीलिए कहा गया 3 फेज AC सप्लाई। 3 फेज AC सप्लाई मतलब तीनों का जो फेज है वो अलग होगा। और तीनों का फेज कितना होगा, हमने बताया 100, ये कितना है, ये 2 पाई है ना, ये 2 पाई मतलब 360 डिग्री, है ना। 2 पाई मतलब 360 डिग्री है। तो हमने चूँकि 3 फेज बनाया, इसको 3 बराबर भाग में बांट दिया, तो 120 होगा, एक 120 होगा, तब तो 120 प्लस 120 360 डिग्री होता है ना। तो हमने क्या किया कि इसका अगर 0 डिग्री है तो इसका 120 डिग्री होगा, इसका 240 डिग्री होगा, और फिर इसके बाद जो आएगा 360 जो है 0 बन जाएगा। तो इस तरह से 3 तरह के AC हम करंट हम सप्लाई करते हैं। इस तरह से करते हैं कि तीनों का जो फेज है अलग है, और कितना से अलग है, 120 डिग्री से अलग है। तो इस तरह के 3, और ये देख रहे हो, ये हमने देखा, देखो ध्यान देना, P1
ये P1 है ना, P1 P2 मतलब पहला AC, ये AC पहला 3 तरह का AC हुआ ना, तो ये P1 P2 को गवर्न करता है। P1 P2 का टर्मिनल हुआ, दो एक टर्मिनल हुआ ना, तो एक P1 एक P2 गया। ये क्या है, R1 और R2, देखो यहाँ लिखा है मैंने, एक R1 और एक ये R2, तो ये R1 R2 को गवर्न कर रहा है, मतलब ये दूसरा फेज वाला AC है ना, 120 डिग्री का डिफरेंस है। और ये तीसरा है Q1 Q2, देखो ये Q1 Q2 मतलब ये Q1 Q2 हमने लिख देते हैं Q1 Q2। तो 3 तरह का AC सप्लाई है, तो 3 तरह का हमारा केबलिंग आएगी, है ना। तो ये AC अलग है, ये AC अलग, AC अलग है, AC अलग, मतलब तीनों का फेज अलग है। तो अब देखो P1 P2 से जो हमने कॉइल बनाया, कैसे बनाया, थोड़ा सा डायग्राम पे थोड़ा सा गौर करो। तो देखो P1 ये जो ये वाला जो है, ये वाला AC है ना, इसका एक वायर ऐसे आया और ये कॉइल बनाया, कॉइल बना के दूसरा जो एंड है वो आगे बढ़ा और फिर इस कॉइल को बनाया, और फिर इसी का एंड आगे बढ़ करके फिर इस कॉइल को बनाया, फिर इसी एंड को लेकर के एक कॉइल बनाया, और फिर आकर के ये P2 हो गया, मतलब P2 से P1 P2 कंप्लीट हो गया। मतलब एक वायर को हम लेकर कितने कॉइल बनाए, तो एक बनाए, यहाँ देख लेते, गिनते हैं 1, फिर ये इससे कहाँ बना 2, फिर इससे कहाँ बना 3, फिर इससे कहाँ बना 4। तो एक जो AC सप्लाई है उससे मैंने कितने बनाए, 4 बनाया, इसलिए इसको 4 तरह का पोल बना, तो इसलिए कहते हैं पोल 4 हो गया, इसमें 4 पोल बन गए। ठीक, यही काम हम इसके लिए भी करेंगे, देखो R1 से शुरू करेंगे हम, तो ये R1 है ना, तो यहाँ पर देखो या पहले Q1 से ले लो, Q1, तो इसके जस्ट बगल में Q1 है ना, तो Q1 से शुरू करेंगे, तो एक कॉइल बना, इससे एक आगे तो ये Q2 बना, है ना, फिर इससे आगे बढ़ा तो ये Q3 बना, एक और बना, और फिर इससे आगे बढ़े तो फिर एक और यहाँ बना, है ना, ये बना, देखो 1, ये 1 हो गया, फिर उसके बाद ये 2 हुआ, फिर उसके बाद ये 3 हुआ, फिर उसके बाद ये 4 हुआ। तो सेम काम इससे भी 4 बना, फिर उसके बाद R1 से लेंगे, इससे लेंगे, इसका भी 4 बन गया पोल, है ना, सबका बराबर है। R1 R2 से भी लेंगे, तो R1 से निकाला 1, फिर 2, फिर 3, है ना, फिर 4, और 4 का जो एंड होगा वो R2 कहलाएगा। R1 से शुरू हुआ, R2 तक पहुंच गया, तो P1 से शुरू हुआ, P2 तक पहुंचा। तो इस तरह से हमने 3 AC सप्लाई से, है ना, 4 पोल वाले हमने वाइंडिंग्स कर दी। स्टेटर, ये स्टेटर के अंदर की ये इंटरनल कहानी है। ओके, नाउ एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान देना, जब ड्रॉ करेंगे आप डायग्राम तो ऐसे बनाना, ये बनाया फिर ऐसे गया, तो एक अगर दोनों वायर एकदम क्लियर है ना, तो ये जो आया, तो ये देखो ये पहले इससे जुड़ा है, फिर उलट करके फिर इससे गया है, फिर ये सीधा गया ऐसे, फिर ये उलट करके फिर ऐसे है, तो है ना, जो कनेक्टिविटी है वो जस्ट रिवर्स हो जाती है, अल्टरनेट करके। देखो यहाँ पे प्लेन है, तो यहाँ पे ये, है ना, आपने उलट करके आपने उसको कनेक्ट किया, फिर प्लेन है, फिर उलट के कनेक्ट किया, फिर है ना, जैसे इसका भी आप शुरू करोगे, ये प्लेन है, कनेक्शन सिंपल है, तो फिर इसको आपने देखो कनेक्शन इसको इससे नहीं किया, इसको इससे करके फिर इसको पलट दिया, फिर इससे प्लेन किया तो फिर उलट दिया। तो इस तरह से एक अल्टरनेट करके आप कनेक्ट करते हो, है ना। तो इस तरह से आपने Q1 में भी यही किया, R1 में भी देखो ये प्लेन है, ये सिंपल प्लेन गया, फिर इससे वायर लिया और फिर इसको पलट दिया। देखो इससे वायर सीधा नहीं गया, प्लेन नहीं हुआ, आगे बढ़ा, इससे जुड़ा, फिर ये पलट करके फिर दूसरा फिर प्लेन हुआ, फिर तो इस तरह से अल्टरनेट, एक प्लेन एक उलट देना है, फिर एक प्लेन है, फिर एक उलट देना है, इस तरह से आप कनेक्टिविटी आप जोड़ देते हो। तो ये स्टेटर है, ये स्टेटर, और इसके बीच में जो हॉलो स्पेस है, ये हॉलो स्पेस है, इसी हॉलो स्पेस में ये जो रोटर है ये डाला होता है। ये रोटर के बारे में बताएंगे आपको। तो आप यहाँ देखो कि स्टेटर जो है, ये थोड़ी सी बस डायग्राम के हिसाब से आपको ये समझना है। तो आप यहाँ देखो, तो ये स्टेटर क्या है, इट इज़ स्टेशनरी पार्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ a number of stampings with different slots for 3 phase windings connected to 3 phase AC supply। तो ये जो स्टैम्पिंग्स अलग होते हैं, उसमें स्लॉट बने होते हैं जिसमें वाइंडिंग करते हैं, और ये वाइंडिंग 3 फेज AC सप्लाई से जुड़े होते हैं। 3 तरह के AC सप्लाई इसको
इसको वाइंडिंग करने में मदद करती है। नाउ 3 फेज एसी सप्लाई मीन्स 3 एसी करेंट्स, 3 डिफरेंट एसी करेंट्स एट डिफरेंट फेजेस एट इंटरवल ऑफ 120 डिग्री। जैसे हमने बताया कि जो फेज एंगल है वो 120 डिग्री का डिफरेंस है। आर सप्लाइड सो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय 3 फेज वाइंडिंग। तो ऐसा ये जो 3 फेज मैंने बनाया आखिर क्यों किया, क्या फ़ायदा है इससे? इससे फ़ायदा ये है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये वाला क्वाइल देखो, ये क्वाइल इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका जो फेज होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी एक अपना फेज होगा, जस्ट बगल वाले का जो फेज होगा वो अलग होगा, उसके बगल वाले का अलग होगा, और वो सिक्वेंसली वो मूव करता चले जाएगा। तो इसका हुआ, फिर इसका हुआ, फिर इसका हुआ। तो आप देखते हो डेकोरेशन सिस्टम में जब बल्ब सीरीज में बल्ब जलती है तो क्या होती है, एक बल्ब जला, फिर दूसरा बल्ब जला, फिर तीसरा बल्ब लगा कि वो मूव कर रहा है। तो आपको इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये आया, फिर इसके बाद ये आया, फिर इसके आया, फिर ये आया। तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का एक इंप्रेशन बन जाता है ना। तो एक सीक्वेंस बन जाती है ना, क्योंकि इसके बाद वो आया, उसके बाद वो आया, उसके बाद 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। ऐसा आप महसूस हुआ कि ये यहाँ पर आया, मूव, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा मूव कर रहा है। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है ना, ये 3 फेज एसी सप्लाई के कारण। तो सो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस बाय 3 फेज वाइंडिंग्स। रोटेशनल स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। और इंटरेस्टिंग बात है, ये जो आपको लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो रोटेशनल स्पीड होगा, जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा, उसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, और उसको NS से रिप्रेजेंट करते हैं। और NS निकालने की बहुत ही सिंपल फार्मूला है, वो है 120 × F/P। 120 तो ठीक है अपनी जगह पर, F इज़ अ फ्रीक्वेंसी है ना, F इज़ अ फ्रीक्वेंसी दैट इज जनरली 50 हर्ट्ज। हम लोग इंडिया में 50 हर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं, तो 50 हर्ट्ज। और P मतलब P इज़ द नंबर ऑफ पोल्स, P इज़ द नंबर ऑफ पोल्स इन स्टैटर वाइंडिंग। तो अभी हमने देखो एग्जांपल दिया, इसमें कितने पोल हैं, 4 पोल है ना, तो P का वैल्यू यहाँ पर 4 रख देंगे। तो इसको रख करके आप NS जो है सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हो। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशनल स्पीड, किस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा। ओके, नाउ वी कैन सी हियर कि ये जो स्टैटर है उसके अंदर जो वाइंडिंग्स की गई है वो उसकी 4 पोल है, और ये 3 तरह के वाइंडिंग्स है, 3 वाइंडिंग्स, P1 P2 R1 R2 और Q1 Q2 के थ्रू 3 डिफरेंट एसी सप्लाई है हमारे। तो ये जो जितनी भी वाइंडिंग्स की गई है, ये वाइंडिंग्स जो स्टेटर के कोर, जिस कोर पे है ना बाइंडिंग जिस पे की जाती है उसे कोर कहते हैं ना, तो स्टेटर का जो कोर है वो लैमिनेटेड रखा जाता है। लैमिनेटेड मतलब मैंने बताया था ना कि पतली पतली सीट से बना होता है, क्यों, ताकि उसमें एडी करंट्स कम से कम बने और एडी करंट लॉस कम हो। तो हमने ट्रांसफार्मर भी देखा था कि जो कोर होती है वो लैमिनेटेड सीट का बनता है, पतली पतली सीट को जोड़ कर बनाई जाती है। उसी तरह से स्टैंपिंग इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील। ये जो स्टैंपिंग है अलग अलग बनी जाती है जिस पे हम लोग वाइंडिंग करते हैं, वो डेट इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील टू रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉस, क्योंकि सिलिकॉन स्टील में हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है। ये ट्रांसफार्मर में मैंने देखा था। उसके बाद सेकेंड जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है रोटर। रोटर में मैंने बताया कि रोटर में जो एक सिलेंड्रिकल फॉर्मेट होती है, और उस पर ये जो देख रहे हैं ये बार है ना, रड की तरह, छड़ की तरह लगा हुआ है, और ये कॉपर या एल्युमिनियम एक गुड कंडक्टर का बना होता है, और ये बीच में एक सॉफ्ट होती है जिससे ये जुड़ी होती है, ताकि सॉफ्ट घूमेगा तो ये रोटर भी गोल गोल घूमे। तो ये रोटेटिंग पार्ट है इंडक्शन मोटर का। और इसे हम लोग कहते हैं स्क्विरल केज टाइप रोटर, क्योंकि स्क्विरल केज एक केज है जो स्क्विरल केज कहलाता है, उसके आकार का, उसके बनावट का, इसलिए इसको कहते हैं स्क्विरल केज टाइप रोटर। ओके, अब देखेंगे रोटर क्या है। तो इट इज़ रोटेटिंग पार्ट, ये रोटेट करने वाला पार्ट है ना, ये घूमने वाला पार्ट है, क्योंकि ये शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, ये दोनों के बीच में रहता है ना। ये बीच में इस तरह से, इसमें बीच में रहेगा, ये गोल गोल इस तरह घूमेगा। ये तो फिक्स है, स्टेटर फिक्स रहेगा, ये रोटेटर जो है, ये रोटर जो है वो घूमेगा, और ये सॉफ्ट बीच में होती है, गोल गोल घूम सकती है। तो इट इज़ रोटेटिंग पार्ट। इट इज़ कनेक्टेड टू शाफ्ट विच कैन रोटेट, ये इसका शेफ्ट से जुड़ा होता है जो रोटेट कर सकता है ना।
ये गोल गोल इस तरह से ये रोटेटर है, ये इस तरह से ऐसे 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 गोल गोल घूमेगा, ये इस तरह से गोल गोल घूमेगा, जो मोटर का कंसेप्ट है। विच कैन रोटेट, इट इज़ सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड, ये सिलेंड्रिकल आकार का होता है ना, और लैमिनेटेड कोर का बना होता है, इसमें भी लैमिनेटेड होती है ताकि एडी करंट कम बने, विथ पैरेलल कंडक्टर, और इसमें कंडक्टर जो है ये पैरेलल फॉर्मेट में होती है, पैरेलल वार होता है, और पैरेलल कंडक्टर वार फॉर शॉर्ट सर्किटिंग, ये शॉर्ट सर्किटिंग के लिए, ताकि ये करंट जो है ये कंडक्टर का बना होता है, ये भी कंडक्टर बनता है ताकि ये सर्किट कंप्लीट हो सके। तो शॉर्ट सर्किटिंग करने के लिए ये हमने कंडक्टर जोड़ रखा है। ओके, नाउ दिस इज स्क्विरल केज टाइप, ये हमारा जो डायग्राम है, ये जो वैसे अलग अलग तरह के रोटर हो सकते हैं, लेकिन ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये स्क्विरल केज टाइप बनाया है। इट इज़ प्लेस इनसाइड द हॉलो स्पेस ऑफ स्टार्टर, ये स्टार्टर के जो हॉलो स्पेस, बीच में हॉलो स्पेस है ना, उसके अंदर ये हम लोग प्लेस कर देते हैं, ऐसे प्लेस करते हैं, हॉलो स्पेस के अंदर प्लेस हो गया, ये चारों तरफ से स्टार्टर हुआ। तो स्टार्टर जो हुआ इस तरह से स्टार्टर हुआ, ये फिक्स पार्ट है, और उसके अंदर जो ये हॉलो स्पेस में ये स्टार्टर है, फिक्स है, और इसके अंदर ये जो आपका रोटर है ये इस तरह से रोटेट करेगा, ये स्टार्टर फिक्स है, और ये पेन जो है समझो कि रोटर है, ये पेन रोटर है ना, और ये स्टार्टर है, स्टार्टर मेरा काम है जो फिक्स है, और ये रोटर जो है ये गोल गोल घूमता है इसके अंदर। नाउ लेट अस सी वर्किंग, कैसे ये घूमता है वो देखेंगे वर्किंग में। व्हेन 3 फेज AC सप्लाई इज गिवन टू 3 फेज वाइंडिंग्स, हमने बताया कि 3 फेज P1 P2 एक AC सप्लाई है ना, Q1 Q2 दूसरा AC सप्लाई, R1 R2 तीसरा AC सप्लाई, तीनों का फेज अलग अलग है, 120 डिग्री का डिफरेंस होता है, मैंने बताया। तो व्हेन 3 फेज AC सप्लाई इज गिवन टू 3 फेज वाइंडिंग, 3 तरह का वाइंडिंग्स है ना, तीनों का अलग अलग जुड़ा हुआ, in starter then it produces rotating magnetic field with synchronous speed ns इक्वल टू 120 f/p, जो मैंने बताया। तो ऐसा महसूस होगा कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, डेवलप हो जाती है। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन कंडक्टर बार ऑफ रोटर। तो नेचुरली है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनेगा और बीच में ये रोटर है, तो रोटर के जो कंडक्टर वायर है उसमें म्यूचुअल इंडक्शन होगा, है ना। रोटर इसके अंदर अगर ऐसे है तो रोटर इसके अंदर है, तो इसमें वायर है, तो इसका म्यूचुअल, इसके कारण इसमें इस कंडक्टर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट अगर इसमें इंड्यूस हुआ तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनेगी, है ना, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो ये जो रोटर में जो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन कंडक्टर बार, ये कंडक्टर बार है ऑफ रोटर, दिस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन रोटर, जिसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है। अब अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ दिस मैग्नेटिक फील्ड अपोजेज इट्स कॉज, है ना। लेंजेज लॉ क्या कहते हैं कि अगर इसमें करंट इंड्यूस हो रही है तो उसकी दिशा इस प्रकार होगी कि अपने कारण का, अपने कॉज का, जिसने इसे इंड्यूस किया उसका वो अपोज करेगा। तो यहाँ पर भी ये जो है इसका अपोज करेगा, किसका अपोज करेगा, तो इसको इंड्यूस करंट करने वाला कौन है, ये इसका चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज कर रहा है वही कारण बनाना, तो इसको अपोज कैसे कर सकता है वो, तो देखो इट अपोजेज इट्स कॉज दैट इज रिलेटिव मोशन ड्यू टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट कर रही है, हाँ, तो ये यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ गया, तो दोनों की जो एक रिलेटिव मोशन हो गई ना, एक यहाँ एक दूसरा यहाँ, एक आगे बढ़ रहा है, तो रिलेटिव मोशन के कारण ही इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई। तो ये चाहेगा कि ये जो रिलेटिव मोशन हो वो कम से कम हो या ना हो, तो रिलेटिव मोशन को कम करने का क्या तरीका है, तो वो तरीका यही है कि वो भी आगे बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ा तो ये भी आगे बढ़ा, ये बढ़ा तो ये भी आगे बढ़ा। तो क्या होगा कि रिलेटिव मोशन को कम करने के कारण के लिए ये जो है ये रोटर जो है वो गोल गोल घूमने लगेगा, ताकि रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में कम हो। तो अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ दिस मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट इट्स कॉज दैट इज रिलेटिव मोशन, जो कॉज है इसका कॉज क्या है, रिलेटिव मोशन ही है। सो मोशन ड्यू टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर, तो ये रोटेटिंग रिलेटिव मोशन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ रही है और यहाँ रुका हुआ है, तो ये चाहेगा कि हम भी आगे बढ़ जाएं ताकि रिलेटिव मोशन कम से कम हो, है ना। तो नेचुरली है कि तो सो टू रिड्यूस रिलेटिव मोशन रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, तो रोटर भी आगे बढ़ जाता है ताकि दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन कैसे निकालते हैं, इसका स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकेंड, इसका 5 मीटर पर सेकेंड है, 20 में से 5 माइनस कर देते हैं, है ना। तो ये अगर आगे बढ़ जाता है, अगर 20 है तो ये भी अगर 18 हो जाता है तो 20 - 18 2 ही होगा, तो रिलेटिव मोशन कम हो गई ना। तो रिलेटिव मोशन को कम करने के लिए ये भी आगे बढ़ जाता है, जिससे ये उसके साथ साथ ऑलमोस्ट साथ साथ, है ना, ये देखा जाता है कि वो रोटेट कर जाता है।
तो रोटर भी मैग्नेटिक फील्ड जो सिंक्रोनस स्पीड है ना, उसको मैच करने के लिए वो आगे बढ़ जाता है, वो कोशिश करता है कि सिंक्रोनस स्पीड को हम गेन कर ले। सो दिस वे रोटर जो है वो रोटेट करने लगता है। नाउ वी विल सी दैट स्टार्टर क्या होता है। इन 3 फेज इंडक्शन मोटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये भी एक पार्ट्स है, नॉट इंटरनल पार्ट बट वी यूज इट एक्सटर्नली। एज द नेम से स्टार्टर, स्टार्ट करने वाला। 3 फेज इंडक्शन मोटर इज थ्योरेटिकली सेल्फ स्टार्टिंग। थ्योरी के अनुसार इसको कोई खास स्टार्ट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप करंट दो और ये चालू हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि चूँकि ये बहुत ही पावरफुल मोटर है, पावरफुल डिवाइस है और बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी ज़रूरत है ना, हाई स्पीड चाहिए, तो नेचुरली है कि उस हाई स्पीड को गेन करना अगर करेगा, अचानक ये गेन करेगा, तो नेचुरली है अचानक इसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट चाहिए होगा। तो इन द बिगिनिंग ऑल ऑफ ए सडन अचानक आपका बहुत सारे डिवाइसेस, आप कभी आपने मोटर ऑन किया होगा या फ्रिज ऑन किया होगा, तो कभी आपने देखा होगा कि वोल्टेज कम हो जाती है। कब बहुत बड़ी पावरफुल मशीन अगर आप ऑन करते हैं तो थोड़ी देर के लिए जो बिजली जो होती है वो है ना, लगती है कि कुछ वोल्टेज कम हो गया। तो क्योंकि जब कोई भी बड़ी मोटर जो है स्टार्ट होती है तो वो बिगिनिंग में वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट अचानक वो सर्च करती है, क्योंकि वो रेस्ट में था ना, वो इनर्शिया में था, रेस्ट इनर्शिया में था। अचानक उसे वो स्पीड गेन करना है ना, वो हाई स्पीड गेन करना है, तो अचानक उसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए है ना। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट, और एक बार वो मोशन आ गया तो फिर उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट नहीं चाहिए। तो बिगिनिंग में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है इंडक्शन मोटर को। तो हो सकता है कि अगर आपने अचानक उसे ऑन कर दिया, डायरेक्ट उसको करंट से जोड़ करके ऑन कर दिया, तो इतनी ज़्यादा वो करंट ले लेगा। तो एक तो आपकी वोल्टेज सप्लाई डाउन हो जाती है, दूसरा ये है कि इसमें अचानक बहुत ज़्यादा हाई करंट अगर फॉलो करने लगा अचानक, तो हो सकता है कि इसमें इतनी ज़्यादा करंट से इतनी हाई हीट एनर्जी जनरेट हो कि इसकी वाइंडिंग्स जल सकती है और इसे पूरा सेटअप ही में आग लग सकता है, वो खतरनाक हो सकता है। तो वी नीड ए स्टार्टर। स्टार्टर जो है वो उसे स्मूथ बनाता है, स्टार्टिंग को जो स्मूथ बना देता है, और ये जो हैजर्ड्स है आग लगने की, हाई करंट की अचानक, उसको वो स्मूथ बना देता है। तो स्टार्टर देखो, स्टार्टर क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर इज थ्योरेटिकली सेल्फ स्टार्टिंग। अच्छा, अब खुद स्टार्ट हो जाएगा, बट इफ़ इट इज़ स्टार्टेड बाय डायरेक्ट एसी सप्लाई देन इन द बिगिनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड एंड इट में बर्न द वाइंडिंग्स एंड अदर सेटअप, है ना। सो टू अवॉइड इट वी यूज स्टार्टर। तो इससे बचने के लिए हम स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं। जनरली दे आर 2 टाइप्स ऑफ स्टार्टर, 2 तरह के स्टार्टर जनरली हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बहुत सारे अदर भी स्टार्टर्स हैं। तो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट कॉमनली यूज स्टार्टर, DOL दैट इज नॉन एज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, एंड सेकेंड इज स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो DOL जो है डायरेक्ट ऑनलाइन, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इनएक्सपेंसिव, सबसे आसान सस्ता ये होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर, है ना। स्क्विरल केज टाइप रोटर इस्तेमाल करके जो इंडक्शन मोटर करते हैं उसमें ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज़ यूज फॉर मोटर विथ रेटिंग लेस देन 5 किलोवाट, याद रखना है ये 5 किलोवाट, है ना, किलो मतलब 5000 वाट से कम वाले मोटर के लिए ही उपयुक्त है, सुटेबल है ना। वो ज़्यादा हाई पावर के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये डायरेक्टली कनेक्ट द मोटर विथ फुल सप्लाई वोल्टेज, ये डायरेक्टली जो है फुल सप्लाई वोल्टेज से जोड़ देता है और काम हो गया। लेकिन माइंड इट, ये 5 किलोवाट से कम पावर वाले, माने कम, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बड़े मतलब लार्ज जो बड़ी मोटर होगी उसके लिए उपयुक्त नहीं है। नाउ स्टार डेल्टा, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप स्टार्टर, सबसे ज़्यादा कॉमनली यही इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अगर इससे ज़्यादा है 5 किलोवाट से ज़्यादा बड़ी है आपकी इंडक्शन मोटर, तो उसमें हम लोग स्टार डेल्टा इस्तेमाल करेंगे। इफ़ इट फर्स्ट सेंड्स लो स्टार्टिंग करंट, इसका टेक्निक क्या है काम करने का, सबसे पहले लो करंट भेजता है ये, इट सेंड्स लो स्टार्टिंग करंट, और लो करंट भेजने के कारण एट दिस टाइम ईच फेज गेट्स V/√3 वोल्टेज। तो हर फेज को, जो हमारा फेज है, हर फेज को V/√3 मतलब जो जितना चाहिए उससे 1/√3 मतलब कम ही वोल्टेज से वो स्टार्ट करता है वो, और है ना, और लो करंट पर ही स्टार्ट करता है। और ये स्टार्ट करने के लिए ये स्टार कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल, 2 तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, 2 तरह की बनावट है उसमें, एक है स्टार और एक डेल्टा, 2 अलग अलग बनावट होती है। तो स्टार कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके वो लो
करंट पे कम वोल्टेज पे वो मोटर को स्टार्ट करता है और एक सर्टेन स्पीड गेन करता है। नाउ स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन के बाद उस सर्टेन स्पीड आ जाएगी लो वोल्टेज पे, लो करंट पे। व्हेन मोटर रीचेज सर्टेन स्पीड देन इट यूजेज डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, और तब जब एक स्पीड गेन कर लेता है एक सर्टेन स्पीड कम लो करंट पे, लो वोल्टेज पे, तब उस स्पीड के बाद फिर वो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, वो फुल फ्लेज्ड वो मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार वी हैव 2 काइंड्स ऑफ स्टार्टर्स। ओके, थैंक यू।